डियर स्टूडेंट्स, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट पेपर होता है। इस पेपर में इंग्लिश ग्रामर एवं स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन पावर यानी इंग्लिश लैंग्वेज सही तरीके से समझ पाते हैं या सही अंग्रेजी लिख पाते हैं या बोल पाते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स की नॉलेज का टेस्ट किया जाता है। आइए आज की इस क्लास में आप कम से कम टाइम में किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ आदि और अदर जो सिमिलर एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स से मेरा तात्पर्य है जब हम वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं कुछ रूल्स के तहत और वो अपना पूरा मीनिंग एक्सप्रेस करें तो वे कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। अब इसके लिए अलग अलग तरीके की संरचनाएं स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जितने भी तरीके के इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं आपको इनकी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज की वर्ड्स। पहले मैं जानकारी दे दूं कि लगभग 5000 ऐसे बेसिक लेवल वर्ड्स हैं जिनकी सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। इन 5000 वर्ड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उनकी फॉर्म्स हैं या जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के आधार पर इनकी कैटेगरीज हैं, उनकी पूरी नॉलेज स्टूडेंट्स को होना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होना, साथ में वर्ड्स, देयर स्ट्रक्चर, देयर फॉर्म्स, देयर कैटेगरीज की जानकारी होना। आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। क्या होता है ये कि बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी कुछ रूल्स हैं जिनके तहत हम लोगों को वर्ड्स को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तभी वो अपना पूरा मीनिंग देते हैं। यदि हम शब्दों को किसी भी तरीके से जिगजैग बोल देंगे या लिख देंगे तो भले भाव एक बार समझ में आ जाए पर उनका पूरा मीनिंग नहीं समझ में नहीं आता, कई बार उनका मीनिंग गलत भी हो जाता है। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि जाता मैं राम सुबह साथ घूमने हूं, तो इसका भाव तो कुछ समझ में आया लेकिन मीनिंग पूरा नहीं है। लेकिन यदि इसी को मैं कहूं कि मैं सुबह राम के साथ घूमने जाता हूं, तो उन्हीं शब्दों को जिगजैग कहा तो कोई मीनिंग नहीं है। मैं इसके लिए आपके सामने एक ये सेकंड नंबर सेंटेंस में देखिए, इसके ए और बी पार्ट को देखिए। पहला ए पार्ट है, ताजा गाय का दूध बच्चे को उबालकर पिला दो। जरा ध्यान से इस वाक्य को समझने का प्रयास करें। क्या ये व्याकरण की दृष्टि से सही है? क्या ये सही मीनिंग आप लोगों को समझा पा रहा है? हालांकि प्रथम दृष्टि में यह मालूम होता है कि यह सेंटेंस सही है, पर थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में अर्थ का अनर्थ हो गया। सेंटेंस में लिखा है ताजा गाय का दूध बच्चे को उबालकर पिला दो, तो क्या गाय ताजा होती है क्या? नहीं। साथ में आगे देखिए, बच्चे को उबालकर पिला दो, तो मीनिंग जा रहा है कि पहले तो गाय ताजा और साथ में बच्चे को उबालकर पिला दो। मात्र दो शब्दों के गलत जगह पर लिख देने से अर्थ का अनर्थ हो गया। सही सेंटेंस है, गाय का ताजा दूध उबालकर बच्चे को पिला दो। तो गाय ताजा नहीं है, ताजा होना चाहिए दूध, तो यह ताजा इस दूध की विशेषता बता रहा, तो इसके पास में आना चाहिए। उबालना बच्चे को नहीं है, दूध को, तो ये उबालकर भी दूध के पास आना चाहिए। ऐसे अब इस फर्स्ट सेंटेंस के ए और बी पार्ट को देखिए। आई सॉ ए बॉय सिटिंग अंडर ए ट्री। क्या मीनिंग है? मैंने एक लड़के को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। तो मैंने देखा और लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब जो शब्द इस सेंटेंस में है उन्हीं शब्दों को मैंने बी सेंटेंस में लिखा। सिटिंग अंडर ए ट्री, आई सॉ ए बेगर। तो क्या ये सेंटेंस जो दो है ये दोनों सही है या गलत है कोई एक, या सही है तो क्या इनका मीनिंग एक ही है या अलग अलग मीनिंग है? Here most of the students get confused because they find that the words are the similar but the arrangement of the word is different. Clear? तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस दोनों सही है पर यहां इन दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो भाव है, वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है। पहले वाले वाक्य में मैं देखने का काम करता हूं
और पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो लड़का। लेकिन दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है कि जब मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तब मैंने लड़के को देखा। तो सीटिंग का और सॉ यानी देखने का दोनों काम आई करता है, और यहां पे आई देखने का काम करता है और बॉयज बैठे हुए का काम करता है। तो देखिए बिल्कुल मीनिंग बदल गया ना। अब मैं ही पेड़ के नीचे बैठा हूं, दूसरे वाक्य में मैंने ही बच्चे को देखा, लड़के को देखा, क्योंकि दूसरा सेंटेंस में मैंने देखा कि वो लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो इसे कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। ग्रामर में हम इन्हें सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स का मतलब है उन रूल्स की स्टडी करना जिनके तहत वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं ताकि वो अपना पूरा मीनिंग देवे, और पूरा मीनिंग देने वाले वर्ड्स के इस ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं, और जिन रूल्स के तहत लिखते हैं उसे हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। क्लियर? तो ये पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी युवाम की इंग्लिश ग्रामर बुक में, और जो ऑनलाइन जो क्लासेस हम लोगों ने शुरू की है इनमें हम सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की आने वाले टाइम में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्ड्स, देयर स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स एंड कैटेगरीज। सो देखिए स्ट्रक्चर यानी एक ही शब्द से दूसरा शब्द बन सकता है और वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, यानी उनकी फॉर्म्स बदल जाती है। जैसा पहला हम देख रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द मैंने आप लोगों के सामने लिया अट्रैक्ट। ग्रामेटिकल कैटेगरी के एस्पेक्ट के आधार पर यह वर्ब है, क्रिया है, आकर्षित करना। अब देखिए जब हम कुछ शब्दों में कुछ सफिक्स जोड़ते हैं या फिर उनमें कुछ प्रीफिक्स जोड़ते हैं, तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स लेटर्स, सिंगल लेटर या कुछ लेटर्स का एक ग्रुप होता है। जब अन्य शब्द में इन सफिक्स को जोड़ा जाता है एट द एंड ऑफ द वर्ड तो इन्हें सफिक्स कहते हैं। यानी जब शब्द के अंत में जुड़ने वाले लेटर्स का ग्रुप या लेटर है तो उसे सफिक्स कहते हैं, और किसी शब्द के पहले अगर इन्हें जोड़ा जाता है तो उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। और सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ने से उस शब्द की कैटेगरी बदल जाती है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के आधार पर। जैसे कि इस वर्ब अट्रैक्ट में हमने ION जोड़ दिया। ION एक सफिक्स है, तो जैसे अट्रैक्ट में ION जोड़ा तो यह बन गया अट्रैक्शन, और यह एक नाउन बन गया। यानी ग्रामर के आधार पर नाउन, मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि नाउन्स क्या है, वर्ब्स क्या है, या जो अदर कैटेगरीज है उनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा। अब इसी अट्रैक्ट में हमने एक सफिक्स जोड़ा IVE। जैसे हमने IVE जोड़ा तो ये एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है? यानी ये डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी है, विशेषता बताने वाले शब्द है। अट्रैक्ट में IVE जोड़ देने से यानी सफिक्स IVE जोड़ देने से ये बन गया अट्रैक्टिव। अब इसी एडजेक्टिव अट्रैक्टिव में LY एक सफिक्स जोड़ दिया गया तो ये बन गया एडवर्ब। तो ध्यान दीजिए अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिनमें सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर ग्रामर के आधार पर दूसरी कैटेगरी के वर्ड्स बना दिए जाते हैं। हालांकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सेम फॉर्म में अलग अलग कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन शब्द मैंने कहा हेल्प। हेल्प वर्ब भी है तो हेल्प नाउन भी है। वर्ब से मतलब है सहायता करना और नाउन से मतलब है सिर्फ सहायता। क्लियर है? तो इस तरीके से कभी सेम फॉर्म ऑफ द वर्ड भी अलग अलग काम कर सकती है, या सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ने से भी अलग हो सकता है। आइए एक शब्द और देखते हैं। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा डेंजर। क्लियर है? इट्स डेंजर शब्द में ये अभी नाउन है। क्या है ये? नाउन कैटेगरी का शब्द है, खतरा, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ये नाउन का चैप्टर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको समझाऊंगा। इसी डेंजर में हम लोगों ने एक सफिक्स जोड़ दिया OUS, तो ये डेंजरस हो गया। और डेंजरस OUS जोड़ने से ये एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव। एक बात और ध्यान से देखिएगा कि OUS जब दूसरे शब्दों में जोड़ दें तो ये नाउन बन जाता है, या इवन IVE जोड़े तो नाउन बन जाता है। आने वाले चैप्टर में मैं आपको इन सफिक्स और प्रीफिक्स की डिटेल्ड जानकारी दूंगा ताकि आप इन सफिक्स के आधार पर
इन वर्ड की कैटेगरीज को पहचान सके। अभी मोटे तौर पे यूं याद रख लें कि OUS जिन वर्ड्स के एंड में आता है वो एडजेक्टिव है, इवन IVE आता है वो एडजेक्टिव है। हालांकि इनके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे अट्रैक्टिव तो एडजेक्टिव है, पर एक एक्सेप्शन है जैसे डिटेक्टिव, एक्सप्लोसिव, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी एडजेक्टिव डेंजरस में हम लोगों ने एक सफिक्स जोड़ा ly और ये बन गया डेंजरसली, और अब ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, ये भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को देखिए सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दिस वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, एंड these various categories of words will certainly help you improve your English grammar and you will be able to perform better in various competitive examinations. Okay? पर एक अब नई चीज इसमें देखिए, ये डेंजर नाउन है। अब इस डेंजर नाउन में एक प्रीफिक्स जोड़ा। प्रीफिक्स का मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एक सिंगल लेटर और एक ग्रुप ऑफ लेटर जोड़ देते हैं तो उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। यहां पर हमने en जोड़ दिया और अब ये बन गया इन डेंजर, और ये वर्ब बन गया। क्या बन गया? वर्ब। सो सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, आपको निश्चित रूप से कुछ आइडिया हो गया। इनकी डिटेल्ड जानकारी हम अगली वीडियो में किसी मिलेंगे। आप रेगुलरली हमारे जो युवाम का जो यूट्यूब चैनल है आप उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए और रेगुलरली आप उनको वॉच करें, देखें, समझें, तो आपको अलग अलग तरीके के वीडियोस में आप उनको आने वाले टाइम में दूंगा। तो वर्ड्स की किस तरीके से एक ही शब्द से अलग अलग शब्द बनते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन, एंड द स्टडी ऑफ द वर्ड स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी इन ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, मॉर्फोलॉजी ग्रामर में क्या कहलाता है? ये वर्ड स्ट्रक्चर्स का स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक, आइए अब किस तरीके से टाइम के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से खासतौर से वर्ब अपनी फॉर्म्स बदलती हैं, ये आप सब लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि टाइम के हिसाब से वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं, जिनमें हम लोग सामान्य बातचीत में हम कहते आए हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, टू फॉर्म। लेकिन मैं अब आपको यहाँ पर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के आधार पर उनके ग्रामेटिकल नेम्स क्या है उनकी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो आइए आपके सामने मैंने अगेन सेम वर्ब लिया है अट्रैक्ट। इसे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं सामान्य बोलचाल में, लेकिन ये सही मायने में वर्ब की बेस फॉर्म है। इसे हम लोग रूट फॉर्म भी कहते हैं, यानी ओरिजिनल फॉर्म है ये अट्रैक्ट। ओके, इसी ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब इस वर्ब का यूज करते हैं तो हम इसे SES जोड़ देते हैं, तो हम इसे S या ES फॉर्म कहते हैं और ये बन जाता है अट्रैक्ट। कुछ वर्ब्स में ES जुड़ता है जो कुछ स्पेसिफिक रूल्स के तहत होता है, जैसे कि जिन वर्ब्स के लास्ट में O आता है, जैसे गो तो गोज, जिनके लास्ट में SH या C या S आता है या X आता है उनमें भी ES जुड़ता है, जैसे वॉश वॉशेज। क्लियर? इसे हम SES फॉर्म कहते हैं और ये सामान्य बातचीत में हम इसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। ओके, आइए नेक्स्ट है अट्रैक्टेड। यह है इसकी पास्ट फॉर्म, जिसे सामान्य बातचीत में हम लोग इसे सेकंड फॉर्म कह देते हैं, पर सही ग्रामेटिकल जो नेम है इसका वह है पास्ट फॉर्म। ओके, देन है पास्ट पार्टिसिपल, एंड सामान्यतया हम दैनिक बोलचाल में इसे थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और यह भी क्या है? अट्रैक्टेड। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि यहां पर इस सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी जोड़कर बनाया गया है। अधिकांश वर्ब्स में ईडी जोड़ने से उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बन जाती हैं, और ईडी जुड़कर ये फॉर्म्स बनने वाली वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। लेकिन डिफिकल्टी तब आती है जब एक वर्ब की सेकंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होती है, जैसे कि राइट यानी लिखना,
सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? रॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? रिटन। ठीक ऐसे मैंने कहा फ्लाई, उड़ना, फ्लू और उड़ाना भी होता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तीनों फॉर्म से अलग है। कुछ वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है, जैसे कि मैंने कहा सेल यानी बेचना, सेकंड फॉर्म भी सोल्ड है और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड है। क्लियर है? कुछ वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स एक जैसी रहती है, जैसे कट, 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 स्प्रेड, 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 पुट, पुट, पुट। तो ये किसी भी अच्छी ग्रामर बुक से, चाहे वो युवा इंग्लिश ग्रामर बुक हो या वीडियो लेसन हो या कोई अन्य ग्रामर बुक में ये वर्ड इन वर्ब्स की लिस्ट मिले, तो रेगुलर वर्ब्स और जो इरेगुलर वर्ब्स है उनको आप याद कर लीजिए, ये याद रखने वाली बात। देन मैंने बनाया अट्रैक्टिंग। ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग, हालांकि आईएनजी फॉर्म सामान्य बातचीत में हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म। अब देखिए, सभी स्टूडेंट्स को एक नया शब्द ग्रामर के आधार पर, नया तो नहीं कह सकता, ये 11th 12th के सिलेबस में है, जो मैं बार बार यहां पार्टिसिपल यूज कर रहा हूं। तो मैं एक बार के लिए बता दूं कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। क्लियर? तो देखिए, पार्टिसिपल का मतलब है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे, तो हम इसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। कोई आपसे पूछे पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो बोलना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म जब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इसे पार्टिसिपल कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टर्म और ग्रामर का याद रखिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जेरेंड। क्या बोलते हैं? जेरेंड। ये जेरेंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही कहते हैं, लेकिन कब? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे जेरेंड कहते हैं। क्लियर? मैं इसे आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल्ड में हमने समझाया है, साथ में युवा की इंग्लिश ग्रामर में भी हमने इसकी पूरी चर्चा की है। अब जेरेंड और पार्टिसिपल थोड़ा अंतर आपको पता चल गया। ध्यान दें, ये आईएनजी फॉर्म हमेशा बेस फॉर्म में ही जुड़ता है। हालांकि कभी कभार थोड़ा स्पेलिंग में अंतर हो सकता है कि कुछ वर्ड्स में जो लास्ट का जो लेटर होता है उसे डबल कर देते हैं, या कई बार लास्ट की जो ई है उसको चेंज कर देते हैं, तो वो कुछ रूल्स के तहत होता है, लेकिन ये जुड़ता हमेशा बेस फॉर्म में ही है, कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या एसईएस फॉर्म में नहीं जुड़ता है। तो ये टाइम के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स आ गए। और लास्ट है कि बेस फॉर्म के पहले टू लगा देना। सामान्य बातचीत में हम इसको टू फॉर्म कह देते हैं, पर सही ग्रामर जो इसका नेम है वह है टू इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव वर्ब, जैसे कि टू अट्रैक्ट, टू गो, टू प्ले, टू राइट, टू सी, टू स्टडी, टू लर्न। सुना है ना? चाहे कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, जैसा कोई भी एस्पेक्ट हो, यानी इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, टू फॉर्म कभी नहीं बदलती। टू के बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। कभी कभार टू फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म जेरेंड के रूप में यानी नाउन के रूप में आ सकता है। कभी कभार कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन वो आईएनजी फॉर्म वर्ब की बजाय नाउन का काम करता है। जैसे we have developed a new approach to teaching English grammar. So here I have used teaching immediately after to. So students get confused here and they feel that after to we have used here ing form of the verb teach, that is teaching. But remember, this teaching is being used as noun here, that we have developed a new approach to teaching English grammar. So this teaching is being used as noun here. That's why you get an impression that there is ing form after to. Whereas I am teaching you here that after to we should always use the base form of the verb. But exceptionally,
after to sometimes we use ing form that is called gerund immediately after to. Okay, so please don't get confused, be alert. These are the various forms of the verbs. Okay, आइए अब अगला एस्पेक्ट में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वर्ड कैटेगरीज। आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आप आने वाले टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए एक सही अप्रोच को एडॉप्ट कर सकें। अभी अभी आपने वेरियस कैटेगरीज और वर्ड्स देखा, देखिए आप यहां पे ध्यान से देखें तो अभी मैंने यहां पे क्या क्या लिखा हो, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये मेजर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हैं, यानी ये मैक्सिमम जो वर्ड्स पाए जाते हैं वो इन चार कैटेगरी के ही पाए जाते हैं। हालांकि चार अन्य कैटेगरी के वर्ड्स भी हैं, जैसे कि जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, यानी नाउन के बदले में जो शब्द यूज होते हैं उन्हें हम प्रो नाउन कहते हैं, जैसा कि इस शब्द से ये प्रो नाउन, और ये लिमिटेड है। ठीक, अगला ध्यान दीजिए, प्रेपोजिशन गिने चुने 40-45 वर्ड्स है और है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उनकी पूरी नॉलेज आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एसएससी, सीडीएस, बैंक पीओ जैसे एग्जामिनेशंस में प्रेपोजिशंस को लेकर और लगभग हर एग्जाम में प्रेपोजिशन को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी है कंजंक्शंस। सो प्रेपोजिशन रिलेशनशिप बताते हैं नाउन्स में, एंड कंजंक्शंस कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को, दो सेंटेंस, दो या दो से ज्यादा शब्दों को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, तो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। और एक लास्ट में होता है इंटरजेक्शन, जो बहुत कम संख्या में ये शब्द पाए जाते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनका कोई बहुत महत्व नहीं है। तो वैसे तो ये 8 कैटेगरी के वर्ड्स हो गए, पर ये जो 4 कैटेगरी जो मैंने लिखा, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम इन्हीं वेरियस कैटेगरी ऑफ वर्ड्स की डिटेल्ड स्टडी आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा। एक सेंटेंस आई हैव रिटन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सेंटेंस इज ए प्रोफेसर टीचेज हिज स्टूडेंट्स ऑल द सब्जेक्ट्स। ध्यान से देखिए कि एक बहुत बेसिक लेवल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो तभी लगता है जब ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। कहने का मतलब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझिएगा सभी स्टूडेंट्स यहां पर, हम दो तरीके के काम करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं कि जब उस काम को कोई भी डूअर करे, उस एक्शन को करे और उस एक्शन का फल खुद को ही मिले, यानी इस काम का जो असर है वो खुद पर ही आ जाए, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और ध्यान दीजिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं लगता, लेकिन इस डूअर ने ये एक्शन किया और इस एक्शन का फल किसी अन्य नाउन यानी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह, प्लेस और इवन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर पड़े, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस में प्रोफेसर इज द डूअर, ये काम करता है पढ़ाने का, इसका फल मिलता है स्टूडेंट्स का और साथ में इसका असर आता है सब्जेक्ट्स पर। तो ये जनरली हुम और व्हाट के जवाब में मिलने वाले शब्द। ए प्रोफेसर टीचेज हुम, जवाब मिला सम स्टूडेंट्स। सो ए प्रोफेसर टीचेज स्टूडेंट्स व्हाट, सम सब्जेक्ट्स, तो ये ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से यहां पर एक सेंटेंस बना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट दो तरीके के हैं, हुम और व्हाट के जवाब में मिलने वाले। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां पर इसको मैं एक बार बोर्ड को क्लीन करके बता दूं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? और सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट्स ये कोई ना कोई नाउन होते हैं या कोई ना कोई प्रोनाउन होते हैं या इनके कोई ना कोई इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ ग्रुप्स,
लेकिन वो काम नाउन का ही करेंगे, और ये वर्ब आ गया। क्लियर? तो यहां पर आपने नाउन के बारे में देखा और वर्ब के बारे में देखा। ठीक, अब मैं आपको ये बता दूं कि नाउन्स क्या है। तो इन शॉर्ट आई कैन से नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, और नाउन के चैप्टर में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। वर्ब्स क्या है? अभी फिलहाल यहां के हिसाब से वर्ब्स वे शब्द हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ ये स्टेट ऑफ बीइंग समबडी और समथिंग को दिखाते हैं, या पोजीशन ऑनरशिप दिखाते हैं, तो वो वर्ब्स, और ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन। तो यहां पर ये नाउन, ये वर्ब, और ये नाउन, और ये नाउन। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से ये द और ए और एक और होता है एन, इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। और ये हिज पोजीशन एडजेक्टिव कर लीजिए, पोजीशन प्रोनाउन कर लीजिए, जो प्रोफेसर के लिए यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन। ओके, आइए आगे इसी सेंटेंस को रिपीट किया। अब सेंटेंस तो वही है, ए प्रोफेसर टीचेज हिज स्टूडेंट्स ऑल द सब्जेक्ट्स, पर कुछ एडिशनल वर्ड्स का यूज किया। यह मैंने यूज किया इंटेलिजेंट। एन इंटेलिजेंट प्रोफेसर टीचेज हिज वीक स्टूडेंट्स ऑल द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। अब ये तीनों वर्ड्स, यह प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स नाउन है। मैंने पहले बताया ये नाउन से नेमिंग वर्ड्स। इनके पहले यानी नाउन्स के पहले कुछ शब्दों का यूज किया जो इनकी विशेषता बता रहे हैं। इन्हें हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यहां पर प्रोफेसर की विशेषता इंटेलिजेंट बता रहा है, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। यहां पर स्टूडेंट की विशेषता वीक बता रहा है यानी कमजोर, ये भी एडजेक्टिव है। यह स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है डिफिकल्ट यानी कठिन, तो यह भी एडजेक्टिव है। तो अब आपको नाउन, वर्ब और एक दूसरी कैटेगरी मिल गई एडजेक्टिव। साथ में यहां पर एन का यूज हुआ, जो मैंने अभी अभी कहा था, ए एन और टीएचई, दा भी प्रोनाउंसिएशन और दी भी। दा कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। पर ये तीनों ए एन दा या दी, ये बेसिकली आर्टिकल्स कहलाते हैं, ये डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये मान लीजिए ये एडजेक्टिव की ही एक कैटेगरी है। ओके, चलिए अब देखिए इस सेंटेंस में, सेंटेंस वही ले रहा हूं जो मैंने आपको बताया, बट आई एम टेलिंग यू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द वर्ड्स। एंड क्या होता है जब हम शब्दों को सेंटेंस में यूज करते हैं, तो ये वर्ड्स सेंटेंस में अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए इन्हें यूज करते हैं। तो इनके काम के हिसाब से, इनके फंक्शंस के आधार पर हम इन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं। यहां पर ये विशेषता बता रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, यह कोई डूअर या रिसीवर है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, तो नाउन है। और कोई भी एक्शन को रिप्रेजेंट करे, स्टेट ऑफ बीइंग समबडी समथिंग, या पोजीशन ओनरशिप दिखाए, तो वर्ब्स कहलाती हैं। ओके, अब इसी सेंटेंस में कुछ और वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं और सेंटेंस को मैंने इनलार्ज किया है। आइए देखते हैं। आपके सामने अभी से सेंटेंस को मैंने लिखा है। एन इंटेलिजेंट प्रोफेसर टीचेज हिज वीक स्टूडेंट्स ऑल द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स सिंसियरली इन द क्लास एवरी डे टू हेल्प देम पास द एग्जाम। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स मैंने बताया है, और यहां पर ये जो भी एडिशनल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो मैंने यहां पे यूज किया है, यह महत्वपूर्ण काम कर रहा है। वह है इस वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना कि एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर सभी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को अपने वीक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन कैसे? पहला, कैसे पढ़ाते हैं मीन्स ये मैनर बता रहा है, इसे हम कहेंगे हाउ। ओके, सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, कहां पढ़ाता है, दिस इज प्लेस, उस एक्शन के होने की जगह बता रहे हैं, तो दिस इज प्लेस मीन्स वेयर। ओके, अगला देखिए, कब पढ़ाता है वह टीचर रोजाना अपने सभी स्टूडेंट्स को क्लास में सिंसियरली, उन कमजोर स्टूडेंट्स को, तो क्या एवरी डे। ये टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है ये? टाइम। तो अगला वर्ड कैटेगरी है टाइम यानी व्हेन। और आगे क्यों पढ़ाता है? एक टीचर यानी एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर अपने सभी कमजोर स्टूडेंट्स को
डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स सिंसियरली क्लास में रोजाना क्यों पढ़ाते हैं? तो या पर्पस या रीजन बताया गया है, टू हेल्प देम पास द एग्जाम। तो ये आ गया रीजन, यानी वाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी वो वर्ड्स, ध्यान दीजिए, वे शब्द जो मुख्यतया, मैंने कहा मेनली वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, तो हम इन्हें एडवर्ब कहते हैं, यानी वर्ब में जोड़ना एडवर्ब्स। ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके अलावा एडवर्ब्स किसी एडजेक्टिव की विशेषता भी बताते हैं, यानी यहां पर ये एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। साथ में किसकी विशेषता बता सकता है? एडजेक्टिव की। और यही नहीं, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। क्लियर है? कैसे, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए सिर्फ एक कैटेगरी है, वो है एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी जो अदर कैटेगरी वो वर्ड्स है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इवन पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। क्लियर? इनका लिखने का ऑर्डर है, पहले मैनर, देन प्लेस, देन टाइम, देन रीजन। क्लियर? आइए, इसी सेंटेंस में मैंने कुछ और शब्द जोड़े हैं, और वह क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपके सामने अब इसी में एक सेंटेंस में कुछ शब्द और जोड़े, सेंटेंस बन गया, ए हाईली इंटेलिजेंट प्रोफेसर ऑलवेज। जो नए शब्द जुड़े मैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूं। ए हाईली इंटेलिजेंट प्रोफेसर always teaches his very weak students all the extremely difficult subjects very sincerely in the class every day to help them pass the exam। अब जो मैंने शब्द जोड़े हैं, ये शब्द देखिए क्या काम करते हैं। ये प्रोफेसर एक नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए मैंने इसके पहले एक एडजेक्टिव लगाया, इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हाईली लगाया, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडवर्ब। क्लियर? ऑलवेज इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि यह काम कितनी बार होता है, फ्रीक्वेंसी। हमने कहा ऑलवेज, तो यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आगे ये वेरी, इस सब्जेक्ट की स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है वीक, जो कि एडजेक्टिव है ये वीक, और इस वीक की विशेषता बता रहा है वेरी, और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक ऐसे ही सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है डिफिकल्ट, जो कि एडजेक्टिव है डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट की विशेषता बता रहा है एक्सट्रीमली, यह एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिंसियरली पहले से ही एक एडवर्ब है। इस एक एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए दूसरा एडवर्ब यूज कर दिया वेरी, तो यह एडवर्ब की विशेषता भी बता रहा है, यानी एक एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। बाकी सेंटेंस एज इट इज। तो अभी तक आपके सामने जो वेरियस कैटेगरीज ऑफ जो वर्ड्स आए, कि जो भी नाउन या जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोई ना कोई नाउन होता है, या फिर इस नाउन की जगह पर हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। साथ में मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कैटेगरी है जिसके बिना कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। और नेक्स्ट मैंने बताया एडवर्ब। साथ में सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने यूज किया जैसे इन द क्लास, यह एक प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन इसमें कोई अभी आया नहीं है, पर कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। साथ में यहां पर आर्टिकल्स भी आए हैं, तो ये मेजर कैटेगरी वो वर्ड्स यहां पर यूज हुए हैं। आइए अब इनको ग्रामर के आधार पर, जिन्हें कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और आप 9th 10th 11th से ही इन्हें पढ़ते आए हैं। यानी एक स्पीच के क्या क्या भाग हैं, यानी इन्हें वर्ड एलिमेंट भी कह सकते हैं, वर्ड कैटेगरीज भी कह सकते हैं, सेंटेंस एलिमेंट भी कह सकते हैं। सबसे पहला है नाउन। नाउन की शॉर्ट डेफिनेशन है
ये नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग एंड कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके। प्रोनाउंस आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन्स। तो इसकी जगह पर यूज होते हैं, इसलिए प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ब्स वे शब्द हैं जो किसी एक्शन को बताए या किसी स्टेट ऑफ बीइंग और समबडी समथिंग को बताए या फिर इवन पोजीशन दिखाए, तो हम इन्हें वर्ब्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कैटेगरी एडवर्ब्स, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर इनमें से किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस, हैं तो गिने चुने वर्ड्स लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये रिलेशन बताते हैं नाउन्स के बीच में। ठीक। कंजंक्शंस, कनेक्टिंग वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा शब्दों को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को जोड़ते हैं। इंटरजेक्शंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम के नहीं है। ये दुख में, सुख में सडनली जो हमारे मुंह से एक्सप्रेशंस, वर्ड्स निकलते हैं उन्हें कहते हैं। और एक आपने देखा था आर्टिकल्स, हालांकि मैंने इनको कहा नहीं, पर ये एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच ही माना जाता है। ये डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका फंक्शन एडजेक्टिव की तरीके से होता है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव के रूप में भी मान लेते हैं। ये था वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वर्ड कैटेगरीज की नॉलेज नहीं है तो निश्चित रूप से इंग्लिश ग्रामर पे कंप्लीट मास्टरी हासिल करना बहुत मुश्किल है। And I would advise every one of you that if you want to acquire complete mastery of English grammar, then at least you have to acquire complete mastery of minimum 5,000 basic words. And remember, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के डेटा है कि एक 16 साल तक पढ़ा लिखा अंग्रेज भी, जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, सामान्य बोलचाल में, दैनिक जीवन में 5,000 शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो हमें भी अगर ये 5,000 शब्द आते हैं, अगर 4,000 शब्द भी आते हैं, तो हम ठीक ठाक अंग्रेजी लिख बोल सकते हैं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको हाई लेवल वोकेबलरी के वर्ड्स भी सीखने पड़ेंगे, जिसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर हम ये वीडियोज अपलोड करेंगे। आप रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इन्हें देखते रहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी आप अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यू मस्ट हैव द detailed knowledge of all types of sentence structures. In coming time, we'll be giving you various structures so that you can acquire complete mastery of English grammar. Regularly, आप हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए। Okay, thank you very much.